नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मोटेराम जी शास्त्री। पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उन आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी, मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तरकीब सोची। घर जाकर धर्मपत्नी जी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पची हुई जाती है। इतने दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटेराम, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैद्य की पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में वैद्य का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भीष्माचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है तुम भीष्माचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा सानबोई बनवा लूँगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का उभहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूँगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दूँगा और नोटिस बनवाऊँगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियाँ दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्यकी की कैसी चलती है। स्त्री, लेकिन बिना जाने बुझे दवा दोगे तो फ़ायदा क्या करेगी। मोटे, फ़ायदा न करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को पस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से भी एक अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य मिलेगा। शेष 4 तो मर गए, वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कवित्त बना ही लेता हूँ। पत्र और आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूँगा। उनमें जहाँ तहाँ 2-4 कवित्व भी जोड़ दूँगा और लिखूँगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। या न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर में सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ
और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी इस सफलता का मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम भी सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ना, अब वह अभिलाषा ही नहीं है। पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनाने भी आती हैं? कैसे बनाओगे? रस कैसे बनाओगे? दवाओं को पहचानने भी तो आना चाहिए। मोटे, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे, वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं है। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है। भस्म भस्म है रसायन, और बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशी बोतल रखी हो। इसके सिवा और कोई चीज़ दरख्त नहीं, और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे जितना ज्ञान है, यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझ जैसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कभी चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आ जाया करेंगे। बस वही मेरे दल्लाह होंगे। उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, न्यायिक ज्ञान के बल पर ही धड़ल्ले से वैद्य करूँगा। तुम देखती तो हो। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्या भी तुम्हारे हाथ से न जाए। न इधर के रहो न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें भी तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहाँ भी धूर्तता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम तो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते हो। वक्त क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, न बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है, और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा न्यायिक ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री किसी रईस की मुसाहिब क्यों नहीं कर लेती? वहाँ 2-4 सुंदर कवित्व तो सुना दोगे, वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही देगा। वैद्यकीय का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी न मालूम होंगे, और सभी वैद्य के 1-1, 2-2 रुपए के मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़ा वैद्य है, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतने देर से तुमने एक बात मतलब की है, मगर यह समझ लो यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा। किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वहाँ धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं जो रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूँगा। कहूँगा मैं अब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूँ, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो, कैसी रहेगी? स्त्री की बाछें खिल गईं। बोली, अब मैं
तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जगे पंडित जी उन्हें कवित्व सुनाते, हंसाते और ललकार औषधियाँ खिलाते। और वह रईसों में भी जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाहत रहती, उनकी तारीफ के पुल बांधते। चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे, गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विलासिनी विधवा रानियों के और शौकीन और दूरदर्शी रईसों में भी अपनी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं तो न दिन पछताओगे। मगर भावी तो होकर ही रहता है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बीहड़ की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था, रानी साहब न जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5 बार आते जाते। रानी साहब उन्हें एक क्षण के लिए भी देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी न खूब केचुल बदली थी, तंजे के अचकन पहनते थे, बनारसी साफा बांधते थे और चंपा जूता डालते थे। निमंत्रण भी उनके साथ, मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहब के दरबार में नौकर रख दिया। रानी साहब भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती, मगर खर्चे जफ़ाकार ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाइयों पर अपना हाथ रख कर न देख रहे थे और दूसरे हाथ उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी सौटे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूँ तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे, एक गुप्त संवेद साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते। कभी इस पर पैर रखते, कभी पकड़ते, कभी उसका हाय हाय का शब्द मुँह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी। एक आदमी ने एक लात मारकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट लो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिक और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे। पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से रैफट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई 5-5 लाते मारकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो। पचलत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाज़ें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल आती, मानो उसकी प्रतिध्वनि होती। पचलत्ती पूजन समाप्त हो जाने पर लोग ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातः से पहले ही भाग खड़े होना, नहीं तो
और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से गिर पड़े, चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? मोटे, हाय भगवान, मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी न खाओ, लवड़ भास्कर ले आओ। मोटे, हाय दुष्टों ने मार डाला, उस चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई है। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिटाकर आए हो, कहाँ पीटे हो? अच्छा हुआ हो तुम लातों के ही देवता हो। कहती थी कि रानी के यहाँ मत जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे। मोटे, हाय हाय राट, मुझे भी इसी दम कोसने की सूझी। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी के कह दे ठेलवा मंगवा ले, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण ना बचेंगे। स्त्री, नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहीं की हवा खाओ। कैसे मज़े से लड़के पढ़ते थे। हाँ, नहीं तो वैद्यकी बनने की सूझी, बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर ना भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पीटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की? पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसे वैद्यकी चल गई थी, मगर तुम्हारी करतूतों से सत्यानाश मार दिया। आखिर फिर वही पठौनी करनी पड़े। हो तकदीर के खोटे। प्रातः मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर सबाब लदा रहा था। मित्रों में से एक भी नजर न आता था। पंडित जी पढ़े करा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।